आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस करवाने वाला हूँ। तो टेंस कितनी प्रकार के होते हैं कि टेंस के बिना इंग्लिश की शुरुआत ही नहीं हो सकती। कई बार ये सुनने में आता है कि टेंस के बिना भी वाक्य सीखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। उसको सीखना नहीं कहते, उसको रटना कहते हैं। उसको रटना कहते हैं। रटा जा सकता है कोई वाक्य, लेकिन सीखा नहीं जा सकता। टेंस के जानकारी के बिना वाक्य कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि टेंस वर्तमान काल दिखाता है। टेंस के अंदर भूतकाल भी होता है और फ्यूचर टेंस भी, यानी कि भविष्य काल भी उसके अंदर होता है। तो टेंस के बिना आप कैसे वर्तमान, कैसे भूतकाल, कैसे भविष्य काल को दर्शा सकते हैं टेंस के बिना, अगर आप चलेंगे तो। लेकिन यहाँ है कि टेंस के बिना कोई भी सरल कोई उपाय नहीं है। टेंस के ऊपर ही सब कुछ सीखा जा सकता है। आइए हम शुरू करते हैं आज का टेंस। तो सबसे पहले जो टेंस है, टेंस की हिंदी होती है काल। टेंस है 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं ये टेंस है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो 3 प्रकार के ये काल हैं। ठीक है। प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा जाएगा, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा जाएगा, फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा जाएगा। अब सबसे पहले अब प्रेजेंट टेंस को ले लेते हैं। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। फिर से देखना है कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है परफेक्ट प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, जो जो अब चल रहा है। ठीक है, कोई कार्य जो इस समय बोलते समय जो काम लगातार चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस कार्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिखा सकते हैं। ठीक है, और बार बार होता है, हमेशा होता है, उस कार्य को हम प्रेजेंट डेफिनेट में दिखा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि जो कार्य अभी अब से थोड़े पहले हो चुका है। ठीक है, घटना के घटित होने से पहले का जो समय होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाना चाहते हैं, दिखाते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि इसमें समय बताया जाएगा। वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में समय नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में समय नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय बताया जाएगा, यानी कि कब से कब तक, यानी कि ये बताया जाएगा। और से के अर्थ में, यानी कि फॉर और सिंस का इसमें प्रयोग करते हैं। इसमें फॉर सिंस का यूज नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, सबसे पहले ये। अब इसकी जो पहचान होती है, इस टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी में? क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और हिंदी भाषा ही हमारी मातृभाषा है, और हिंदी से हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, यानी कि सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, सरल तरीका होता है। और इंग्लिश से इंग्लिश को सीखना, जितने भी मान लीजिए इस तरह से कहा जाता है कि इंग्लिश से इंग्लिश को सीखा जा सकता है, ये असंभव है। क्योंकि हिंदी तो उसकी मातृभाषा है। बचपन से लेकर, जन्म से लेकर वो हिंदी ही बोलता आया है। हिंदी वो समझता है, अपने इर्द गिर्द में वो हिंदी भाषा को ही देख रहा है, सुन रहा है, और उसमें बड़ा बड़ा हो रहा है। वो बड़ा भी उसमें, परवरिश भी उसकी उसी में हो रही है। अब आगे चलकर उसको अचानक अंग्रेजी सीखने को कहा जाएगा तो अंग्रेजी बिल्कुल से नहीं आएगी उसको। ठीक है, अब अंग्रेजी से अंग्रेजी सीखना नहीं हो सकता कभी भी। कितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्या होता है कि हिंदी नहीं बताया जाता है, उसको इंग्लिश टू इंग्लिश रटाया जाता है, लेकिन रटने से इंग्लिश नहीं आती। कितनों की इंग्लिश बोलनी आती है, पहले तो सोचिए। तो इसमें सबसे पहले क्या, हिंदी से अंग्रेजी में जाना होगा और फिर आपको अंग्रेजी सीखना होगा। अंग्रेजी सीख पाएंगे आप बिल्कुल सरलता के साथ, और कभी भूल भी नहीं पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आगे। तो पहचान जो होती है, हिंदी वाक्य की जो पहचान है, हिंदी वाक्य की जो पहचान है, हिंदी हिंदी वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में
पहचान क्या होती है, जैसे ता है, ते है, ये कोई ये नहीं है कि मान लीजिए ये सीखना पड़ेगा। ता है, ते है, ठीक है ना, ता है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ता हूँ, ते है, आदि शब्द आते हैं, आते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ते हो, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, ते है आदि शब्द आते हैं, ये हुआ। अब क्या है कि इसमें देखना होगा कि एडवर्ब कौन सा लगता है। इसमें जो एडवर्ब होगा क्रिया विशेषण, ठीक है ना, यानी वैसे तो एडवर्ब नहीं होगा लेकिन एडवर्बियल होगा, ठीक है ना, एडवर्बियल होगा और एडवर्ब भी होगा, दोनों ही होगा इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ एडवर्ब की बात करूँ, क्रिया विशेषण की बात करूँगा। तो एडवर्ब जो है हमेशा इसमें क्या है कि एडवर्ब लगेगा कौन सा, ऑलवेज, या लगेगा इसमें डेली, या लगेगा इसमें ऑफन, या इसमें लगेगा यूजुअली, जनरली, जनरली, सेल्डम, प्रोबेबल, प्रोबेबली कर लीजिए, प्रोबेबली, समटाइम्स, समटाइम नहीं होता, समटाइम्स होता है, ठीक है ना, इस तरह से। और अब उसके बाद में जैसे एवरी डे, अब एवरी के साथ में प्रत्येक समय जुड़ जाएगा, जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, ठीक है ना, और एवरी मॉर्निंग, एवरी के साथ में आप मॉर्निंग भी लगा सकते हैं, एवरी मॉर्निंग, एवरी के साथ में आपको समय जोड़ना है, समय का नाम जोड़ना है, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग भी हो सकता है, एवरी इवनिंग, एवरी वीक हो सकता है, प्रत्येक सप्ताह, एवरी वीक, एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी ईयर भी हो सकता है, एवरी ईयर, यानी कि प्रतिवर्ष। तो ये क्या है, समय, ये जो एडवर्ब है, कुछ एडवर्बियल भी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ऑलवेज है, हमेशा, डेली है, ऑफन है, यूजुअली है, जनरली है, सेल्डम है, प्रोबेबली है, समटाइम्स है, एवरी डे है, एवरी मॉर्निंग है, एवरी इवनिंग है, एवरी वीक है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है। ये इस टेंस हिंदी में देखेंगे तो ये पहचान रहती है, वाक्य के अंत में हमें ये पहचान मिलेगी, हिंदी से अगर जाएंगे तो हिंदी के वाक्य के अंत में ये पहचान होनी चाहिए। और अंग्रेजी के वाक्य को उसमें सही क्रिया का प्रयोग करने के लिए हमें एडवर्ब की आवश्यकता होती है, वो एडवर्ब ये है। ये एडवर्ब आपको वाक्य के अंदर दिखाई पड़ेंगे तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल है, जो नियम है, जो क्रियाएं लगती हैं, जो नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ये देखना है आपको। और उसके बाद में आपको सही क्रिया भरनी है। तो एडवर्ब देखे बिना उसको भरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हो जाएगा भरना, उसमें भी हो जाएगा, बिना एडवर्ब के भी वाक्य भरा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन पहले आप एडवर्ब से ही चले। तो एडवर्ब ये है, इसके आगे ये एडवर्ब है। अब उसके बाद में जो इसमें मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो होगी वो लगेगी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं, या ईएस जोड़ते हैं, या आईईएस जोड़ते हैं। तो एस कब जोड़ते हैं,
जब जब वाक्य जो क्रिया जो है, वर्ब जो है, यानी वर्ब जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, जैसे मान लीजिए टैग लिखा है, ठीक है ना, टैग में लेना, खाना, पीना, ये होता है इसमें, ठीक है ना, तो टैग है ये। तो अब इसमें क्या करेंगे, केवल एस जोड़ा जाएगा, यानी साधारण क्रिया में एस जोड़ा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे अब ईएस वाला है, ईएस वाली जो क्रिया है, इसमें जैसे कि अब लिखना है, गो लिख दिया, तो अंत में क्या आ गया, ओ आ गया। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस क्रिया के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, यानी कि मैं आगे बताने वाला हूँ, तो इसमें गोज लग जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा। ये तब जुड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस क्रिया के अंत में एस, एस एच या सी एच या एक्स या ओ या डबल जेड ये होता है, ये होने पर हम ई एस जोड़ते हैं, ये नहीं होने पर हम केवल एस जोड़ते हैं, ठीक है ना, केवल एस जोड़ते हैं। ये अगर ये पहचान अगर नहीं है तो केवल एस जोड़ेंगे। अगर ये पहचान क्रिया के अंत में, अगर वर्ब के अंत में अगर ये पहचान बनती है, ये अगर अक्सर आ जाते हैं, तो हमें ई एस जोड़ना चाहिए। आई ई एस कब जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए अब मुझे लिखना है केरी, सी ई डबल आर वाई, केरी लिखा है। अब वाई से पहले क्या है कि आर क्या चीज़ है, कंसोनेंट है। अब कंसोनेंट आ गया, कंसोनेंट वाई से पहले अगर कंसोनेंट का अक्षर आता है, यानी कि व्यंजन का अक्षर आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरीज, यानी कि सी ए डबल आर। अब वाई को आई में बदलकर ई एस लिखना होगा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में अब जैसे कि अब ये पले है, पले लिखा है मैंने। अब पले के अंत में वाई से पहले क्या आ गया, स्वर, ठीक है ना, ए क्या है, स्वर है, तो पले है। तो अब इसको अगर मान लीजिए हमें सिंगुलर वर्ब बनाना है, तो ये सिंगुलर वर्ब किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सिंगुलर वर्ब होंगे इसके। तो पले, अब पले अपने आप में, अब ये बहुवचन की क्रिया है, पले क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। अब इसको सिंगुलर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, पले के अंत में एस लगाया जाएगा। तो वाई से पहले स्वर है तब तो एस लगेगा, और वाई से पहले अगर व्यंजन का अक्षर आता है तो हमें वाई को आई में बदलकर ई एस लगाना पड़ेगा। अगर एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, ओ है, डबल जेड है, अगर ऐसे आते हैं वर्ब के अंत में, तो हमें ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और बिल्कुल साधारण क्रिया है, तो हमें केवल ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये टैग है, टी ए के ई, ये तो पहले से था, हमें जोड़ना क्या पड़ा, केवल एस। तो अब इसको हमें नेगेटिव कैसे बनाना है, ये तो ये आते किसके लिए है, चलिए ये जान ले। ये सिंगुलर क्रियाएं हैं, ये सिंगुलर वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आते हैं। ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आते हैं। अब ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है ना, यानी कि नॉमिनी हमें लिखना पड़ेगा, किसी व्यक्ति का नाम अथवा सर्वनाम, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए, अब हमने यहाँ ही लिख दिया, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और उसके बाद में जैसे ये लगता है पुल्लिंग के लिए, ये पुल्लिंग के लिए, और ये स्त्रीलिंग के लिए, और एक लगता है ये बेजान वस्तु के लिए या जानवरों के लिए, लेकिन होता है सिंगुलर, ये सिंगुलर के लिए, ये एक के लिए लगता है, ये भी एक के लिए लगता है, ये भी एक के लिए लगता है। जब ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन में, ठीक है ना। ये एक लड़के के लिए लगता है, ये एक लड़की के लिए लगता है, एक बेजान वस्तु के लिए, एक जानवर के लिए लगता है, ठीक है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। इन सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ में हमें क्या करना पड़ता है, एस, ई एस और ई आई ई एस वाला जो वर्ब अभी बताया आपको सिंगुलर में। सिंगुलर वर्ब तब बनेगा जब उसमें एस जोड़ेंगे, जब उसमें ई एस जोड़ेंगे, जब उसमें आई ई एस जोड़ा जाएगा। तो मैंने अभी जो रूल बताया उस रूल के अनुसार आपको एस जोड़ना होगा, उसी रूल के अनुसार ई एस जोड़ना होगा, उसी रूल के अनुसार आई ई एस जोड़ना होगा। और ये वर्ब सिंगुलर कहलाएंगे। ये वर्ब तभी लगेंगे जब सब्जेक्ट आपका ही होगा, सी होगा, इट होगा, या मान लीजिए किसी का नाम आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे हमने यहाँ लिख दिया, जैसे राजू लिख दिया, ठीक है ना, तो राजू लिख दिया, तो ये एक लड़के का नाम है, राजू कौन हो सकता है, ही है ना, तो राजू के लिए क्या लगेगा, ही। अब मान लीजिए हमें यहाँ सीता लिख दिया, मान लीजिए, अब यहाँ सीता लिख दिया, सीता कौन है, सी है, सीता का जो प्रोनाउन क्या रहेगा, सी रहेगा, राजू का प्रोनाउन क्या रहेगा, ही रहेगा। और इधर मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, डॉग लिख दिया, ये डॉग लिख दिया, डॉग का प्रोनाउन क्या रहेगा, इट रहेगा, ठीक है ना। या किसी जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ बुक लिखता हूँ, बुक का प्रोनाउन क्या रहेगा, इट रहेगा, ये इट रहेगा, बुक का प्रोनाउन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर क्रिया का लगाना होता है। आइए आगे देखते हैं। और एस ई एस जो है ये प्लूरल क्रिया में कभी नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये एस ई एस वाला रूल अब देख लेते हैं थोड़ा प्लूरल में।
प्लूरल में देख लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन है? जैसे आई है, जैसे वी है, जैसे यू है, ठीक है ना, जैसे अब दे है, ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है ये, ठीक है ना, ये प्लूरल कहलाते माने जाते हैं। तो यानी कि कहने का भाव ये अब आई का प्लूरल क्या है? वी है। तो आई वैसे देखने में तो सिंगुलर होता है, बोलने के लिए जो व्यक्ति बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिस बारे में हम बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट होता है, या किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आई जो है खुद के लिए प्रयोग करते हैं। सामने वाले व्यक्ति से बात हो रही है तो यू कहलाता है वो। अगर आई एक वचन में नहीं है तो उसका अगर दो या दो से ज़्यादा है तो वो वी का प्रयोग करेगा बोलते समय, ठीक है ना। अगर वो सुनने वाला एक है तो भी यू कहलाएगा, अगर वो एक से अधिक है, अनेक है, तो भी हम उसको यू ही कहेंगे, ठीक है ना। आप या तुम या तुमने या आप या आपने, ऐसा बोला जाएगा। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, ठीक है ना। वी का मतलब होता है हम या हमने। आई का मतलब होता है मैं या मैंने, ठीक है, ये रहते हैं इसके। या फिर इसके जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, जैसे मान लीजिए बुक्स लिख दिया, तो ये प्लूरल है, क्योंकि संज्ञा के अंत में एस लगेगा तब तो वो प्लूरल बन जाएगा। वर्ब के अंत में अगर एस लगेगा वो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया प्लूरल में। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए हमें लिखना है पीपल, PEOPLE, पीपल यानी लोग होता है, ये अपने आप में बहुवचन है, ठीक है ना, बहुवचन नाउन, ये बहुवचन है, नाउन है ये, ठीक है ना, बहुवचन प्रॉपर नाउन है ये, ठीक है, समझना है। इसमें प्रॉपर नाउन हम तुम सब लोग ये तो है, ठीक है ना, तो ये नाउन है। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए पुलिस लिखना है, POLICE, पुलिस, ये भी अपने आप में एक बहुवचन होता है, ठीक है ना, तो ये भी बहुवचन है। तो पुलिस है, जैसे और भी बहुत सारे जो आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे जो अपने आप में प्लूरल होते हैं। तो ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब लगेगा ना, जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन हमें क्या है कि उसमें एस या ES या IES नहीं जोड़नी है, उसमें नहीं जोड़नी है। वर्ब में सीधा वर्ब लगेगा, लेकिन एस ES IES नहीं लगानी है, बिल्कुल नहीं लगानी है। अब रही बात कि वाक्य को नकारात्मक कैसे बनाते हैं, तो वाक्य को नकारात्मक कैसे बनाते हैं, तो वाक्य में सीधा ही तो नोट लगेगा नहीं, नोट लगने से ही वाक्य नकारात्मक बनेगा। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग का मतलब है सहायक, जो पास में रहेगा वो सहायक होगा। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें एक तो होती है डज, ठीक है ना, ये सिंगुलर होती है, ये लगता है ही के लिए, ये लगता है ही के लिए, ये लगता है सी के लिए, ठीक है ना, और ये लगता है इट के लिए, ये ध्यान रखनी है आपको। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब डू, एक होता है डू हेल्पिंग वर्ब होती है, डी और डू, ठीक है ना। अब ये किसके लिए लगता है? आई के लिए, ठीक है ना, नकारात्मक बनाएंगे तब लगेगा, नहीं तो पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी साइक्लिया नहीं लगेगा, इसमें साइक्लिया नहीं लगेगा, इस कारण की बात हो रही है, बाकी में तो लगेगा। तो डू है, डू किसके लिए लगेगा? आई के लिए लग जाएगा, वी के लिए लग जाएगा, और उसके बाद में यू के लिए लग जाएगा, यू डू नॉट, जैसे नकारात्मक बनाएंगे आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, ऐसे हो जाएगा। और एक हो जाएगा दे, तो दे डू नॉट, ठीक है ना, ये नकारात्मक बनाने के लिए। तो नॉट कहाँ लगेगा? डू के बाद में, डज के बाद में ये डज लिखा है, इसके तुरंत में हमें नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और डू के बाद में हमें तुरंत ये डू लिख दिया, डू के बाद में हमें क्या लिखना है? नॉट लिखना है। तो ये ऐसे वाक्य नकारात्मक बन जाएगा, डू नॉट और डज नॉट, ठीक है ना, ये नकारात्मक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नकारात्मक है। तो नकारात्मक को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव, नेगेटिव में नकारात्मक होता है, ये हो गया नकारात्मक के लिए, ठीक है ना, ये दोनों नकारात्मक है। तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद में लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, नकारात्मक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू नॉट वाला या डज नॉट वाला, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्म होता है उसको जो लगेगा। आगे देखिए, और उसके बाद में जो है प्रश्नवाचक कैसे बनता है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव, यानी कि वाक्य को नकारात्मक बनाना, ये प्रश्नवाचक बनाना। तो प्रश्नवाचक कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक। वाक्य को प्रश्नवाचक कैसे बनाते हैं? वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे तब डू या डज, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनको पहले लगाया जाएगा, सबसे पहले वाक्य यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा। और इसके लगने के बाद में हमें क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा, ठीक है ना, कर्ता।
तो कर यानी कर्ता का मतलब है जैसे सब्जेक्ट, यानी कर्ता का मतलब है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, उसके बाद में हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में हमें क्या लगाना है ऑब्जेक्ट। जब ये तीनों आ जाते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेशन मार्क लग जाता है, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक इस तरह से बन जाता है। अब इसके बाद में आगे अब जैसे मान लीजिए इसका जो अब क्या है कि हमें वाक्य बनाना है, तो वाक्य बनाने के लिए पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न यानी कि किस स्ट्रक्चर पर वाक्य बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना होगा वर्ब, वर्ब कौन सी लगेगी फर्स्ट, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कुछ है तो अदर वर्ड यानी ओ डब्ल्यू ये हो जाता है, और उसके बाद में भी कुछ है तो और भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना, क्रम से वो भी रिस्पेक्टिवली जुड़ जाएगा। अब आगे क्या करते हैं वाक्य बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अब सबसे पहले लिखना है कि जैसे मान लीजिए वह जाता है, वह जाता है लिखना है, तो सबसे पहले क्या होगा वह जाता है तो ही गोज हो जाएगा, ही गो है, इसमें गो लिखा है तो अंत में क्या आ गया ये ओ आ गया ना, SHCHXO ओ आ गया ना पहचान। अब इसमें क्या लग जाएगा एस लग जाएगा, ही गोज वह जाता है। अब इसको बनाना है वह नहीं जाता है, तो क्या करेंगे इसमें ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ठीक है ना। क्या वह जाता है तो डज को पहले लगा देंगे, डज को पहले लगाएंगे, डज ही गो। अब इसमें ईएस जो है डज, इसका जो ईएस था डज लगने से ईएस हट जाता है, डज लगेगा तो इसका भी ईएस हट गया। अब डज लगेगा ईएस डज लग गया, मान लीजिए डज लगा दिया तो ईएस इसका हट गया, इसमें डज लग गया तो इसका भी जो है वर्ब में ये जो गो के साथ में हमने ईएस लगा रखा है यहाँ, ये ईएस हट जाता है, ठीक है, डज लगने से हट जाता है। और अंत में क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाता है, ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क लग जाएगा। डज ही गो, ही गोज वह जाता है, ही डज नॉट गो वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। डज ही गो क्या वह जाता है, तो एक इसमें दो ही चीज मैंने शामिल किया है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब, दो चीज बताई है। अब जैसे मान लीजिए आगे लिखते हैं कि अब जैसे दूसरा जैसे मान लीजिए वाक्य देखिएगा, जैसे लिखना है कि वह खेलती है, वह खेलती है तो हमें खेलती है तो पता चल गया ना वाक्य के अंत में कि सी होना चाहिए, इसलिए है ये तो सी। अब प्ले का मतलब क्या होता है खेलना। वर्ब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वर्ब जो है ये टेंस सीखने का मुख्य पॉइंट होता है। वर्ब अगर याद नहीं है, वर्ब अगर नहीं याद आते हैं तो फिर आपको टेंस सीखने नहीं पाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वर्ब सबसे बड़ी चीज़ है, वर्ब सीखना जरूरी है, वर्ब के साथ आपको टेंस आएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो ये सी, अब क्या करना है सी, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अब इसमें क्या लग जाएगा एस लग जाएगा। एस क्यों लगेगा कि वाई से पहले स्वर है इसलिए एस लगेगा। सी प्लेस वह खेलती है, अब हमें फुल स्टॉप लगाना है, बाकी इतना ही था हमारे पास। वह नहीं खेलती है तो कैसे बनाएंगे इसको, सी करके डज, सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, तो इतना हो गया। अब ये नकारात्मक है डज नॉट, अब सीधा नोट नहीं आता वाक्य में, सहायक क्रिया के बाद में नोट लगता है, ये ध्यान रखना है। तो सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। क्या वह खेलती है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा डज लिखना होगा, डज लगा करके डज सी यानी सब्जेक्ट से पहले डज लगेगा, डज सी प्ले, डज सी प्ले, क्या वह खेलती है, ठीक है ना। एक वाक्य वैसे और भी बन सकता है डज सी नॉट प्ले या डजंट सी प्ले, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, वो नकार इंट्रोनेगेटिव कहलाएगा फिर, ठीक है ना। तो तीन तीन सीख लेते हैं पहले आप तो ठीक रहेंगे। तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है, इस तरह से। अब आगे, अब ही का बता दिया और सी का बता दिया, फिर थर्ड पर्सन में चल रहा है, ठीक है ना। अब की बार थर्ड पर्सन का, जैसे इट वाला, जैसे मान लीजिए अब तीसरा पर्सन है, तीसरा वाला जो है अब लिखना है इट से वाक्य बनाना है, ये थर्ड पर्सन। ये इट किसके लिए लगता है, जानवर के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग हम करते हैं जब वो सिंगुलर हो, ठीक है ना। अब क्या करते हैं वर्षा होती है, वर्षा होती है ऐसे लिखना है, वर्षा होती है तो इट रेन, वर्षा कोई करता नहीं है, वर्षा होती है, इट रेन। अब रेन लग गया,
अब रेन अंत में क्या आ गया, ऐसा ये एन है। अब यहाँ तो कोई वो पहचान नहीं है, SHSCHXO वाला वो पहचान नहीं है, ठीक है ना, या हम वो वाली पहचान तो है नहीं, तो अब यहाँ क्या लगाएंगे, एन आ गया। तो हमें क्या जोड़ना है, केवल एस। जब कुछ भी पहचान नहीं आ रही है तो आप एस जोड़िएगा। एस तभी जोड़िएगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। तो इट रेन्स, वर्षा होती है, ठीक है ना, वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा नहीं होती है तो इट डज नॉट, इट डज नॉट, इसको डजंट भी कह सकते हैं, इट डजंट, ठीक है ना, इट डज नॉट रेन। एक बार सीखने के लिए आप इस तरह से सीखिए, इट डज नॉट रेन, वर्षा नहीं होती है। क्या वर्षा होती है, तो डज को पहले लगाइएगा। डज इट रेन, क्या वर्षा होती है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये तीनों ही थर्ड पर्सन सिंगुलर में आगे है वाक्य। अब आपको फर्स्ट पर्सन में देखना है वाक्य। अब जैसे मान लीजिए, अब फर्स्ट पर्सन में क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, ये लिखना है, मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, इतना से, ठीक है, बर्फ से, यानी दो ही चीज़, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। नहीं, मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो अब ऐसे, अब ऑब्जेक्ट को हमने अभी लिया नहीं, ठीक है, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ। पहले आप छोटे छोटे चीज़ों से सीखिए, छोटे छोटे, यानी पहले चलना सीखिए, फिर दौड़ना तो स्वतः ही आ जाएगा, ठीक है ना। जो चलना ही नहीं सीखा, दौड़ना क्या जानेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई डू नॉट, इसमें क्या लग जाएगा, डू के बाद में नॉट लगेगा, इसमें डज नहीं लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में है। ये फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, आई और वी होता है। आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई, यानी वैसे हम ये व्यक्ति कभी खुद से प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन ये टेंस को सीखने का तरीका यही होता है। अब व्यक्ति कभी क्या मैं पढ़ाता हूँ, ये वाला वैसे तो वाक्य लगता है अटपटा सा लगता है, लेकिन सीखने का तरीका है ये। सीखेगा वो तो ऐसे ही सीखेगा, ठीक है ना, आपको सीखना है। तो डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ, ये व्यक्ति खुद से कभी प्रश्न नहीं करता, लेकिन एक सीखने का माध्यम है ये। डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ, और आखिर में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, इंटरोगेशन मार्क। डू आई टीच, ये हो गया। डोंट आई टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, या फिर डू आई नॉट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में था, तो ये बहुवचन के रूप में इसकी क्रिया लगती है। अब उसके बाद में अब जैसे मान लीजिए बहुवचन में लेना है, जैसे अब लिखना है, अब वी से बनाना है वाक्य आपको। जैसे किसे, अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं, तो इसका क्या बनेगा, लिखने को क्या कहते हैं, राइट, ये राइट हो गया, वी राइट, हम लिखते हैं, ठीक है ना, फुल स्टॉप लगिए। हम नहीं लिखते हैं, तो इसका बन जाएगा वी डू नॉट राइट, वी डू नॉट, ये भी बहुवचन है, वी डू नॉट राइट, हम नहीं लिखते हैं। क्या हम लिखते हैं, डू वी राइट, क्या हम लिखते हैं, ये बन गया। तो ये तीन वाक्य आपको, यानी कि पॉजिटिव कैसे बनता है, पॉजिटिव में साइकिल कभी नहीं लगती, एक बात ये, साइकिल तभी लगेगी जब नोट लगाना है, नेगेटिव बनाना है, और प्रश्नवाचक बनाना है तो उसमें नोट नहीं लगेगा अभी, क्योंकि ये केवल इंट्रोगेटिव बन रहा है। और इंट्रो नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ उसको नेगेटिव भी बनाना है, तो आपको डू के साथ में नोट को जोड़कर शॉर्ट करके, जैसे डोंट, जैसे डजंट, ऐसे बना करके आप लिख सकते हैं। अगर आप अंदर लिखना चाहते हैं नोट को, तो वी के बाद में आप अंदर वाले हिस्से में वर्ब से पहले नोट को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य को बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आई फर्स्ट पर्सन में हो गया। अब सेकंड पर्सन में जैसे मान लीजिए, अब सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, सेकंड पर्सन में यू, ठीक है ना। आप बात करते हैं, ऐसे बोलना है, आप बात करते हैं, तो अब बात करने की क्रिया क्या होती है, टॉक, ये टॉक है, यू टॉक, आप बात करते हैं, कितना बात करते हैं, a lot, you talk a lot, ठीक है ना। लेकिन अब वो बात लिखनी नहीं है, कितना बात करते हैं, किससे करते हैं बात, ये सब नहीं लिखना है, एक बार आपको सब्जेक्ट वर्ब से चलना है। तो यू टॉक, आप बात करते हैं, आप बात नहीं करते हैं, तो यू डू नॉट टॉक, आप बात नहीं करते हैं। क्या आप बात करते हैं, डू यू टॉक, क्या आप बात करते हैं, तो ये बन गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में
ये बन गया, यू वाला सेकंड पर्सन आ गया। और थर्ड पर्सन प्लूरल कौन होता है? ही सी इट का बहुवचन। जैसे मान लीजिए एक लड़का है तो ही बोल देंगे, तो एक लड़की है तो सी बोल देंगे, एक वस्तु है तो उसको इट बोल देंगे। जब मान लीजिए दो पेड़ है तो क्या बोलेंगे? दे बोलेंगे उसको। एक पेड़ है तो इट कहलाएगा वो, दो पेड़ है तो क्या होगा? वो दे कहलाएगा। एक शहर, मान लीजिए एक शहर का नाम लिख दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट बोल देंगे, उसका प्रोनाउन क्या रहेगा? इट। अगर दो शहर है तो दो शहरों के बारे में कहा जाएगा तो क्या रहेगा? दे कहा जाएगा उसको, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए अब दे कहा जाएगा उसको। अब ही का बहुवचन क्या होता है? एक लड़के को ही कहा जाएगा, दो लड़के को क्या कहेंगे? दे कहेंगे, दे मीन पे, ठीक है ना। एक लड़की है तो सी कहा जाएगा, अगर दो है, दो से अधिक है, मान लीजिए अनेक है तो क्या लगेगा उसके लिए? प्रोनाउन दे लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से इट का बहुवचन क्या होगा? एक पेड़ है तो इट कहेंगे, और अगर दो पेड़ है, दो या दो से अधिक है, मान लीजिए अधिक में हजारों लाखों कितने भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? दे कहलाएगा, ठीक। इट का बहुवचन दे होता है, ही का बहुवचन भी दे होता है, सी का बहुवचन भी दे होता है। तो इसी तरह से अब मान लीजिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ऐसे लिखना है। तो अगर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ऐसे लिखना है, तो आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ऐसे बनाना है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। अब क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, ये नेगेटिव बन जाता है, तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, ये हो गया, ठीक है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? डू को पहले लगाना पड़ेगा। डू आई टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? ये बन गया। तो ये प्रश्नवाचक हो गया इसमें। अब क्या करना है आपको? अब एडवर्ब वाला वाक्य लेना है साथ में, ठीक है ना, एडवर्ब के साथ। अब एडवर्ब से वाक्य लेते हैं। अब एडवर्ब को साथ में लेकर अब जैसे मान लीजिए देखा जाए, मैं रोज आपसे बातें करता हूँ, ठीक है ना। मैं रोज आपसे बातें करता हूँ, तो आई टॉक टू यू डेली। मैं रोज आपसे बातें करता हूँ। आई टॉक, मैं बात करता हूँ, किससे करता हूँ? टू यू। कब करता हूँ? डेली, रोजाना, ठीक है ना। तो ये डेली वाला शब्द है, ये आपका एडवर्ब कहलाता है। तो अब उसके बाद में मैं आपसे रोज बातें नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट टॉक टू यू डेली। मैं आपसे रोजाना बात नहीं करता हूँ। क्या मैं रोज आपसे बातें करता हूँ? तो डू आई टॉक टू यू डेली। क्या मैं रोज आपसे बातें करता हूँ? तो अब क्या करना है कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के तुरंत लगता है, मुख्य वर्ब से पहले लगेगा, ठीक है ना। जब फ्रीक्वेंसी वाली बातें हो तो फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगेगा, वो लगेगा यहाँ लगेगा, ठीक है ना। बाकी कुछ एडवर्ब अंत में लगते हैं, कुछ एडवर्ब यहाँ लगते हैं। इसके भी थोड़े थोड़े रूल होते हैं, ये अभ्यास से आपको आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अब इस तरह से ये 3 वाक्य बन जाते हैं। तो 3 वाक्य सीखना जरूरी होता है। तो आज का ये वाक्य जो बनाने का जो तरीका है, आपको ये टेंस कैसे लगा? अधिक से अधिक वाक्य को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश विथ रतन लाल।